हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश रांगडाले और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, लास्ट जो वीडियो थी कॉन्सेप्ट वीडियो इस चैप्टर की, उसमें हमने देखा था कि जो आपका रासायनिक समीकरण होता है उसको हम संतुलित कैसे करते हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। आज हम देखने वाले हैं उसके बाद वाला पार्ट, मतलब ये कि हम जानेंगे अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। पक्का? तो ये स्टार्ट करने से पहले एक बार हम अपना जो चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, उसका एक एट अ ग्लांस यानी कि एक नजर में नजर फेर लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो, पहला चैप्टर है, नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, और आज का जो हमारा टारगेट है वो है हमारे आसपास की रासायनिक अभिक्रियाएं और उसके प्रकार। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं, वन बाय वन हम सारी चीजों को कवर करेंगे, बट आज का जो हमारा मेन्यू है उसमें है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कौन से भाई? संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। बात समझ में आ गई? इसके बाद अगली वाली जो क्लास होगी उसमें हम बाकी के जो बचे हुए पार्ट्स हैं उसको कवर करेंगे। तो आप सबसे पहले, यदि आपने फ्लो चार्ट नहीं बनाया है इस चैप्टर का, तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने इन टॉपिक्स पे जिसका नाम है अभिक्रियाओं के प्रकार। बात समझ में आ गई? चलो, और ये सब क्या फॉर्मूले भी लिख लोगे, कहानी बड़ी सिंपल है। संयोजन यदि हो रहा है तो क्या होगा, वियोजन यदि हो रहा है तो क्या होगा, ये सारी चीजों को आप नोट कर लीजिए। और मैं अब आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कि हमारे आसपास जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसके कौन से प्रकार होते हैं। बात समझ में आ गई? चलो, कर लिया नोट? कोई दिक्कत वाली बात? स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ठीक, तो अब सबसे पहले जो है वो कौन सी है भाई? संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले जो कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वो देखो। अब संयोजन का मतलब होता है मिलना, संयोजित होना, यानी कि इसका मतलब होता है आपका मिलना। क्या ये वाली कहानी आपके समझ में आ गई? अब कैसे होगा तो ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं आपने हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन लिया, दोनों को मिला दिया, आपको मिला HCl, आपको मिला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हुआ क्या, दो या दो से ज्यादा अभिकारक, दो या दो से ज्यादा अभिकारक यदि आपस में मिल जाते हैं तो उस दौरान क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो, जब 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 दो या दो से ज्यादा, जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर, जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, तो बनाते हैं एक उत्पाद। तो एक क्या बनाते हैं भाई? तो एक बनाते हैं स्टूडेंट्स उत्पाद। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। मतलब उत्पाद सिर्फ एक रहेगा, अभिकारक दो कम से कम रहेंगे, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, पर उत्पाद आपका कैसा रहेगा? एक रहेगा। और अभिकारक जो हैं वो दो या दो से ज्यादा रहेंगे। सवाल पैदा होता है कि सर ये अभिकारक और उत्पाद क्या है? तो भैया जो चीज आपस में मिलती है वो अभिकारक है, और जो मिलकर आपको बाद में मिलता है वो क्या होता है? आपका उत्पाद होता है। कुछ एक उदाहरण लेंगे और संयोजन अभिक्रिया जो है उसको बढ़िया तरीके से दिमाग में फिट करेंगे। तो देखिए देखिए देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई आपके संयोजन अभिक्रिया की। अब करेंगे उदाहरण, और बिना उदाहरण के चीजें समझ में जल्दी नहीं आती है। तो ध्यान से देखो, संयोजन अभिक्रिया मैंने क्या किया, मैंने यहां पर लिया CaO यानी कि चूना। ठीक है, और साथ में मैंने क्या मिलाया भाई? मैंने मिला दिया जल। अब चूने के पत्थर को, सॉरी चूने को यदि आप किस में डालेंगे? जल में डालेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा, आप ध्यान से देखिएगा, CaOH, और यहां पर कितना मिला आपको? 2 मिला। Ca और यहां पर OH और आपको 2 मिला। तो आप ध्यान से देखोगे। अच्छा, एक बात बताओ, पिछली क्लास में हमने रासायनिक समीकरण के संतुलन के बारे में बात की थी, क्या यह संतुलित है? ध्यान से देखो, यह संतुलित है या नहीं है मुझे बताओ। तो आप बता सकते हैं, क्योंकि पिछली कक्षा में मैंने आपको यह बताया था कि संतुलित समीकरण जो होता है वो कैसे होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए 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 चलिए, तो अब क्या हुआ भाई? यहां पर एक अभिकारक A था, दूसरा B था, मिलकर इन्होंने बना लिया एक और अभिकारक जिसको हमने क्या कहा? C का। तो इस अभिकारक का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका चूना। कौन सा वाला?
पुताई करने वाला और खाने वाला। अच्छा, इसका नाम क्या है? तो ये हो गया आपका जल, पानी हो गया, पानी कर देते हैं, है ना। तो चूने को जब पानी में मिलाया तो आपको क्या मिला भाई? चूने का पानी मिला, चूने का पानी मिला। बात समझ में आ रही है? और क्योंकि ये संयोजन अभिक्रिया है इसीलिए साथ में जो है निकलेगी ऊष्मा। साथ में और कौन सी चीज मिलेगी स्टूडेंट्स? तो हमें मिलेगी ऊष्मा। तो ये याद रखेंगे, अधिकतर संयोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं उसमें जो ऊष्मा है वो क्या होती है? बाहर आती। अधिकतर अभिक्रियाओं में, सभी में नहीं। बात समझ में आ गई? चलो देखो, क्या और कोई ऐसा उदाहरण हो सकता है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, देखिए ध्यान से। हमने कहा भैया 2H2 प्लस, सॉरी 2H2 की जरूरत नहीं है, काम चल जाएगा, और Cl2, और हमें कौन सी चीज मिल रही है? तो आप ध्यान से देखिएगा 2HCl। तो आप यदि इस अभिक्रिया को देखेंगे तो यह अभिक्रिया कैसी है स्टूडेंट्स? ध्यान से देखो भाई, दो अभिकारक हैं, यहां पर आपके पास दो अभिकारक हैं और दोनों अभिकारकों ने मिलकर क्या बनाया? एक उत्पाद का निर्माण किया हुआ है। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर एक कहां मिला? दो अणु मिले, दो अणु मिले स्टूडेंट्स, पर उसका जो प्रकार है उत्पाद का वो एक ही है, मतलब एक प्रकार का उत्पाद बनेगा। तो आपको मिलेगा एक प्रकार का उत्पाद। बात समझ में आ गई? कोई परेशानी वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमें मिला एक ही प्रकार का उत्पाद, तो ये हो गई आपकी संयोजन अभिक्रिया। क्या मुझे आप किसी और प्रकार की संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण बता सकते हैं? तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखो, एक उदाहरण ये हो गया, दूसरा उदाहरण इधर पे हो गया, ठीक है। हम एक दो उदाहरण और ले लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या कहते हो? तो एक दो उदाहरण हम लोग और ले लेते हैं, ध्यान से देखो। तो अब जैसे मैंने यहां पर लिखा भाई, आपका क्या ले लें? C लिखा और O2 लिखा, और हमें क्या मिला? CO2 मिला, और साथ में क्या मिलेगी? तो ऊष्मा मिलेगी। बात समझ में आ रही है? और साथ में क्या मिलेगी स्टूडेंट्स? तो ऊष्मा मिलेगी। तो जब कोयला जलता है, कार्बन क्या है भाई? कोयला है। जब कोयला जलता है, जल रहा है, इसका मतलब किसके साथ कनेक्ट होगा? ऑक्सीजन के साथ। तो जब कोयला जलता है ऑक्सीजन के साथ, तो आपको जो चीज मिलती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या मिलती है? ऊष्मा। मतलब ये भी एक प्रकार की क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। तो कहने का मतलब ये कि यदि A और B मिलकर क्या बताते हैं? एक उत्पाद बताते हैं, बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। दो चीजें संयोजित होकर कुछ और निर्माण कर रही हैं। बात समझ में आ गई? तो संयोजन अभिक्रिया के जो उदाहरण है उसको अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट कर लीजिए। अब एक सवाल पैदा होता है कि सर यदि दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक प्रकार का उत्पाद बनाते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा ये जो एक अभिकारक है एक से ज्यादा, सॉरी दो से ज्यादा प्रकार के क्या बना सके? उत्पाद बना सके। यदि ऐसा हो सकता है तो उसको हम क्या कहेंगे? वही चीज हम पढ़ने वाले, ठीक है। इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अभी तक क्या किया? दो या दो से ज्यादा अभिकारक और एक प्रकार का उत्पाद। अब क्या होगा? एक प्रकार का होगा आपका अभिकारक और दो या दो से ज्यादा प्रकार के क्या होंगे? उत्पाद। मतलब ये कि आपका यदि ध्यान से देखो, यदि आपके संयोजन अभिक्रिया में AX धन Y बराबर यदि Z होता है तो एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें Z जो है वो टूट जाएगा X प्लस Y में, और इसी को बोलेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स इसी को हम क्या बोलेंगे भाई? वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या है इसी को हम समझते हैं कुछ एक उदाहरण से, और उसके लिए हमें पहुंचना पड़ेगा यहां पर। ध्यान से देखिए, अब वियोजन अभिक्रिया में क्या था भाई? रिएक्टेंट आपका जो था, जिसको आप कह रहे थे अभिकारक, तो आपका जो अभिकारक था वो एक प्रकार का था, और आपको क्या मिला? तो आपको एक ये जो उत्पाद मिला, इसमें क्या मिला? A मिला, और कौन सी चीज मिली भाई? B चीज मिली। बात समझ में? तो अभिकारक ने क्या दिया? उत्पाद दिया। कितना अभिकारक? तो एक प्रकार का। उत्पाद कितने मिले? तो दो मिले। कहानी समझ में आ रही है? मतलब कोई एक चीज जो है वो टूट रही है। जब वो टूट रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स अब घटन, 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 घटन या फिर वियोजन। बात समझ में आ गई? इसके दो तीन उदाहरण लेते हैं और उसके बाद इस कहानी को जो है वो आगे लेकर चलते हैं। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो भाई सबसे पहले मैंने लिया CaCO3
चूने का पत्थर। अब इसको तोड़ने के लिए मैंने क्या किया, ऊष्मा दी। इसको तोड़ने के लिए हमने क्या दी, ऊष्मा दी। तो ये हो गया आपका CO2 और साथ में आपको मिला CaO, एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया हो गई। कुछ इसी तरीके से यदि हम 2 HCl को तोड़ना चाहते हैं तो कैसे तोड़ेंगे भाई, तो 2 HCl यदि हमारे पास है, इसको अभी हम तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा H2NCl2। कुछ समझ में आया? कुछ इसी तरीके से क्या होगा, यदि आप NaCl को तोड़ना चाहते हो और आपको मिल रहा है Na+ और Cl-, तो ये सभी किस प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी बताओ, वियोजन अभिक्रिया होगी। पर वियोजन अभिक्रिया जो होगी स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि इन अभिक्रियाओं को करने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। तो सामान्यतः आपकी जो वियोजन अभिक्रियाएं हैं वो कैसी होती हैं, तो उसको कहां लिखेंगे, हम यही लिख लेते हैं। तो ये कैसी होती हैं, तो ये होती हैं आपकी, क्योंकि ऊष्मा दे रहे हो, क्योंकि ऊष्मा दे रहे हो तो ये कैसी होगी, तो ये होगी ऊष्मा, ठीक, दे रहे हो इसलिए शोषी। बात समझ में आ गई? तो चलिए हम लोगों ने क्या देख लिया, वियोजन अभिक्रिया देख ली, संयोजन अभिक्रिया देख ली। एक काम करते हैं, जल्दी से दोनों के बीच में एक अंतर बना लेते हैं और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये थी आपकी वियोजन अभिक्रिया, जिसमें एक अभिकारक जो था वो 2 या 2 से ज्यादा उत्पादों में टूट रहा था, एक नए यौगिक का निर्माण कर रहा था स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये देखो, एक तरफ संयोजन, एक तरफ वियोजन। बात समझ में आ गई? चलो ध्यान से देखो, जल्दी से इसको हम देख लेते हैं। संयोजन, एक तरफ क्या है भाई, तो एक तरफ है आपका संयोजन और एक तरफ क्या है, तो वियोजन। संयोजन कैसा होगा, हो सकता है आपसे कभी कभी इसके बीच में अंतर पूछ लिया जाए, राइट। तो ये कैसा होगा, तो x + y आपको मिलेगा z, यहां पर क्या होगा, x टूट जाएगा, y z, और भी बहुत सारी चीजों में टूट सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संयोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, तो संयोजन के बाद ऊष्मा बाहर निकलती है सामान्यतः। तो संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं ऊष्माक्षेपी और ये होती हैं ऊष्मा ऊष्मा ऊष्मा, ठीक है। ये कैसी होती हैं स्टूडेंट्स, तो ये होती है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है, तो ऊष्माक्षेपी का मतलब है ऊष्मा जो है वो कैसी होगी भाई, बाहर निकलेगी। और ऊष्मा शोषी क्या है, तो इसमें जो ऊष्मा होगी, ऊष्मा कैसी होगी, वो आपको देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी होगी। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए उदाहरण ले लेते हैं। तो संयोजन का उदाहरण क्या है भाई, तो C-O2 आपको क्या मिलेगा, तो CO2 मिलेगा और साथ में मिलेगी आपको ऊष्मा। कुछ इसी तरीके से आप यदि तोड़ना चाहते हैं इसके उदाहरण को, देखो एक उदाहरण यहां लेते हैं। आपने लिया CaCO3, जिसको आप चूने का पत्थर या संगमरमर का भी फॉर्मूला यही होता है, आप कैल्शियम कार्बोनेट कहते हो। इसको यदि आपने तोड़ दिया और आपको यदि मिला CaO धन CO2, तो ये और क्या देनी पड़ेगी भाई, तो ये ऐसे नहीं टूटने वाला, तो क्या देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको देनी पड़ेगी इसको ऊष्मा। बात समझ में आ गई? तो संयोजन अभिक्रिया देख ली, वियोजन अभिक्रिया देख ली, दोनों के बीच में जो है हमने बढ़िया तरीके से अंतर भी देख लिया, कहानी समझ में आ गई। चलिए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ और देखते हैं कि और कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिनके बारे में हमें आगे पढ़ना है। बात समझ में आ गई? चलो तो ध्यान से देख लो, इसको हम कर लेते हैं नोट और अब देखते हैं हमारी अगले नंबर की जो अभिक्रिया है वो क्या है, ठीक है। देखो तो देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक क्रियाशील तत्व रहेगा जो किसी यौगिक में से दूसरे क्रियाशील तत्व को क्या करेगा भाई, बाहर निकाल देगा। बड़ी सिंपल सी कहानी है। तो एक तरफ होगा इसमें एक तत्व, यहां पर होगा एक तत्व, ठीक है, और यहां पर होगा एक यौगिक। हमेशा ध्यान से देखिए, सिंपल सी कहानी है, एक रूल इसका जो है वो दिमाग में अपन फिट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तरफ होगा भाई तत्व और एक तरफ क्या होगा, यौगिक होगा। अब जो यौगिक है उसके अंदर भी 2-3 तत्व हो सकते हैं, ठीक। अब क्या है, ये जो तत्व रहेगा है ना, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। कैसे पता लगाएंगे, तो सक्रियता श्रेणी आपने देखी होगी, कहां पर है, तो धातु और अधातु वाले आपका जो पार्ट है उसमें दी हुई है, जिसमें आपने देखा था कि पोटेशियम जो होता है वो सबसे ज्यादा आपका सक्रिय होता है और आपका गोल्ड और प्लेटिनम जो होता है स्टूडेंट्स वो कैसा होता है भाई, वो कम सक्रिय होता है। बात समझ में आ गई? तो क्या है कि आपका जो तत्व है वो कैसा रहेगा, तो ये रहेगा अधिक क्रियाशील।
ये कैसा रहेगा, अधिक क्रियाशील रहेगा। बात समझ में आ रही है, ये रहेगा स्टूडेंट्स अधिक क्रियाशील। ठीक, और आपका जो यौगिक है ना, तो यौगिक के अंदर कम से कम दो चीजें तो होनी चाहिए, कम से कम दो तत्व तो होने चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो क्या होगा कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। बात समझ में आई। कुछ इसी तरीके से जैसा आपकी क्लास में आप लोग कई बार अपनी फेवरेट सीट में बैठने के लिए अपने दोस्तों या अपने सहपाठी को क्या करते हो, एक तरफ खिसका देते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने कर दिया विस्थापन उसका। बात समझ में आई। तो किसका विस्थापन हुआ, तो यहां पर ध्यान से देखो, आपका जो है ए बी के साथ सी मिल रहा था और फिर आपको मिला ए और फिर मिला आपको बी सी। इसका मतलब ये कि इसने ए को बाहर कर दिया। ठीक है, तो यदि हम इस अभिक्रिया की बात करें तो ए का विस्थापन हुआ, ए का जो है वो क्या हुआ भाई, विस्थापन हुआ। किसका हुआ, तो ए का हुआ। ठीक है, ए का विस्थापन हुआ, किसने किया, किसने किया, किसने किया। ठीक है, तो जो ज्यादा क्रियाशील था उसने किया। उदाहरण लेंगे, कॉन्सेप्ट को दिमाग के अंदर फिट करेंगे। तो एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग इसके लिए। किसने किया, सी ने ए का क्या किया भाई, विस्थापन किया। बात समझ में आ गई। सी जो है उसने ए का क्या किया, विस्थापन किया। क्लियर हो गई कहानी, एकदम आसान वाली बात है। तो अब ध्यान से देखिए क्यों किया, इसका मतलब ये हुआ, मतलब देखो एक कॉन्सेप्ट भी सीख गए हम यहां से, मतलब जो है सी ए से ज्यादा क्या है, क्रियाशील है। तो आपको यदि विस्थापन अभिक्रिया समझनी है तो उसके लिए आपको पहले पता होनी चाहिए सक्रियता श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो मतलब सी ज्यादा क्या है भाई, क्रियाशील है। सी जो है वो ज्यादा क्या है, क्रियाशील है। बात समझ में आ गई। तो आप विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा कैसे देंगे, तो इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूं विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा, कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व जो होता है उसको विस्थापित कर देता है और खुद उसकी जगह पर जाकर कनेक्ट हो जाता है। तो जिसकी सक्रियता ज्यादा होगी, जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, वो जल्दी से विस्थापित करेगा ऐसे तत्व को जिसकी क्रियाशीलता कैसी है, कम है। बात समझ में आई। तो ध्यान से देखिएगा, ए का विस्थापन हुआ, बिल्कुल सही बात है। ए का क्या हो गया भाई, विस्थापन हो गया। और किसने किया, सी ने किया। तो आपका जो ए रहेगा वो कैसा रहेगा भाई, वो रहेगा कम क्रियाशील, किसकी तुलना में, सी की तुलना में। बात समझ में आ गई। तो ए जो है वो बाहर निकल गया और उसकी जगह क्या आ गया, बी जो है वो सी से कनेक्ट हो गया। तो क्या इस तरीके से आपको जो है वो रिएक्शन जो है वो इस तरीके से दिखेगी। अब ले लेते हैं इसके एक दो उदाहरण, है ना। चलो इसको नोट कर लो बढ़िया से। तो स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशन देख ली, समझ लिया मैकेनिज्म को। अब हम देख लेते हैं इसके एक दो एग्जांपल्स कि ऐसा क्या होता है कि यहां पर विस्थापन अभिक्रिया जो है वो हो जाती है। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसको नोट कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो एक अभिक्रिया है जिसमें बात हो रही है लोहे की कॉपर सल्फेट के साथ हमने क्या कराई, अभिक्रिया कराई। अब क्या मिला भाई हमको, तो ध्यान से देखिए क्या है, क्या है, क्या है। देखो देखो ये जो है ये ज्यादा क्रियाशील है। ये क्या है स्टूडेंट्स, ज्यादा क्रियाशील है। ज्यादा 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 क्रियाशील है। बात समझ में आई। अब ये ज्यादा क्रियाशील है और जो आपका तांबा है वो कैसा है, कम क्रियाशील है। कैसे पता चला, तो तांबा कम क्रियाशील है, ये कैसे पता चला हमें, तो ये हमें पता चला कहां से, सक्रियता श्रेणी से चला, जिसको आप रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हो। अब ध्यान से देखो, जो ज्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को क्या करेगा भाई, एक तरफ कर देगा। कैसे करेगा, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट। तो ये Fe था, तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा Fe और अपने साथ जोड़ लेगा SO4 को और साथ में आपको मिलेगा CO। बात समझ में आ गई। तो देखो जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा थी उसने क्या कर दिया, कम क्रियाशील वाले को एक तरफ कर दिया। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल सी बात है ना। चलिए तो इसको भी अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। अब कभी कभी क्या होता है, इसकी अपोजिट रिएक्शन पूछ ली जाती है, मतलब दो रिएक्शन दी रहेगी और आपको बताना रहेगा कि किसमें विस्थापन होगा और किसमें अभिक्रिया होगी ही नहीं। तो कैसे बताएंगे वो भी देख लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो अब
इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है और आपका तांबा यानी कि कॉपर की क्रियाशीलता कम है। तो इसको भी हम एक काम करते हैं, हम इसको यहां पर लिख लेते हैं। एक तरफ है हमारे पास Fe, एक है हमारे पास Cu और एक है हमारे पास Zn। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी भाई? तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता होगी आपकी Fe की, फिर होगी किसकी? Zn की, और सबसे कम किसकी होगी? आपके कॉपर की। अब ध्यान से देखो क्या होगा। अब सवाल कैसा पूछेंगे, ठीक है, उसको देख लो आप लोग एक बार, है ना। तो देखो, क्या आपने ये रिएक्शन लिख ली? कोई दिक्कत वाली बात? पक्का जी? चलिए अब देखो, तो सवाल पूछेंगे, ये पूछेंगे कि एक से ज्यादा अभिक्रियाएं दी हुई है, किसमें विस्थापन होगा और किसमें विस्थापन नहीं होगा। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे? ध्यान से देखो, इन्होंने पहली अभिक्रिया दी और इसमें इन्होंने लिखा कि जो Zn है उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं CuSO4 के साथ में। थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो Zn है, उसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ में? CuSO4 के साथ में। और हमें क्या मिल रहा है भाई? हमें मिल रहा है आपका ZnSO4। अच्छा रुको, अभी क्या मिल रहा है उसको छोड़ देते हैं। और दूसरी रिएक्शन में हम करवा रहे हैं Cu + ZnSO4। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों ही अभिक्रियाएं पॉसिबल हैं? एक तरफ आप जिंक की अभिक्रिया करा रहे हो कॉपर सल्फेट के साथ में, और दूसरी तरफ आप कॉपर की अभिक्रिया करवा रहे हो जिंक सल्फेट के साथ में। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कौन सी अभिक्रिया होगी? तो ध्यान से देखिए, इन दोनों में यदि हम तुलना करें स्टूडेंट्स, कॉपर और जिंक में, तो ये ज्यादा क्रियाशील है। ये कैसा है भाई? ज्यादा क्रियाशील है। मतलब ये आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा तत्व ज्यादा क्रियाशील है, यौगिक के अंदर पाया जाने वाला तत्व जैसे कि यहां पर कॉपर है, या फिर जो अकेला तत्व है जिसका परमाणु दिया हुआ है यानी कि जिंक है। क्लियर हो गया? तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ज्यादा क्रियाशील क्या है? तो ज्यादा क्रियाशील है आपका जिंक। जिंक जो है वो कैसा है स्टूडेंट्स? ज्यादा क्रियाशील है। तो उससे क्या होगा? यदि ये ज्यादा क्रियाशील है तो ये इसको हटा देगा, पर यदि आपके पास कॉपर है तो वो जिंक को नहीं हटा पाएगा। इसका मतलब ये होगा कि यह अभिक्रिया होगी और यह अभिक्रिया नहीं होगी। जब यह अभिक्रिया होगी तो हमें कैसा दिखेगा भाई? तो हमें दिखेगा ZnSO4 और साथ में क्या दिखेगा? Cu। पर यहां पर कोई अभी क्रिया नहीं, तो यहां पर कोई भी अभिक्रिया जो है वो नहीं होगी स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गई? तो जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है वो कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगा? किसी यौगिक से बाहर निकालेगा। तो इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे यहां पर यदि हम सक्रियता की बात करें तो Fe की ज्यादा है, फिर जिंक की, और सबसे कम किसकी? आपके तांबे यानी कि कॉपर की। बात समझ में आ गई? तो ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे ये देखो, एक एग्जाम्पल हमने और लिया, ध्यान से देखो भाई। हमने कहा कि यदि हम जिंक की अभिक्रिया कराते हैं HCl के साथ में, यदि हम जिंक की अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ में? HCl के साथ में, तो क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, HCl कितने ले लिए भाई? 2 ले लिए। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा ZnCl2 प्लस क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा आपका H2। तो अब देखो, इससे क्या साबित हुआ कि आपका जो जिंक है वो ज्यादा क्रियाशील है किसकी तुलना में? हाइड्रोजन की तुलना में। क्लियर? और यदि दूसरे चैप्टर के संदर्भ में हम देखें जिसका नाम है हमारा एसिड, बेस और सॉल्ट्स यानी कि अम्ल, क्षालक और लवण, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी हमने ये सीखा कि एक क्रियाशील धातु जो होती है वो अम्ल में से क्या करती है? हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेती है। मतलब ये कि यहां पर आप यदि एक कॉन्सेप्ट को समझने जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं पर आपके किसी और चैप्टर के किसी और कॉन्सेप्ट से क्या होगा स्टूडेंट्स? कनेक्टेड होगा। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखो, एक कॉन्सेप्ट और देख लिया हमने कि आपका जो धातु है वो किसके साथ मिली? अम्ल के साथ। और उसने क्या बनाया भाई? तो उसने बनाया लवण, और साथ में कौन सी गैस बनाई? तो उसने बनाई हाइड्रोजन गैस। क्या ये कहानी आप लोगों के समझ में आई? एकदम आसान सी बात है, ठीक है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब आपको क्लियर है बहुत अच्छे तरीके से कि भाई विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? एक अधिक क्रियाशील जो आपकी धातु रहेगी, तत्व रहेगा, वो क्या करेगा? किसी साथ वाले यौगिक में से कम क्रियाशील जो तत्व रहेगा उसको बाहर कर देगा, यानी कि विस्थापित कर देगा, और खुद उसकी जगह पर जाकर जुड़ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये थी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। आपने इसकी जो परिभाषा है वो लिख ली है, आपने इसके बहुत सारे उदाहरण लिख लिए हैं, ठीक है।
अब क्या करना है आपको, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, सबको एक एक एग्जांपल और देना है इन उदाहरणों के अलावा, जिसमें आप बताएंगे मुझे कि सर देखिए ये एग्जांपल किसका है, विस्थापन अभिक्रिया का। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अब हम कौन सी अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो हमने देखा था भाई मुख्य रूप से 4 प्रकार की अभिक्रियाएं, हम इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया के उपचयन और अपचयन को भी काउंट नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो हमने देखा था संयोजन, वियोजन, इसके बाद विस्थापन, और अब क्या बचा, यदि 2 बार विस्थापन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप इसको बढ़िया से नोट कर लो, हम चल रहे हैं स्टूडेंट्स द्विविस्थापन अभिक्रिया की तरफ। देखो अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो इसके लिए एक नया नाम और है उभय विस्थापन। क्या है? उभय 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 विस्थापन। एक और नाम क्या है इसके लिए? उभय विस्थापन। बात समझ में आई? अब इसमें क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या होगा, विस्थापन 2 बार होगा। इसमें क्या होगा, विस्थापन 2 बार होगा। कैसे होगा? तो ध्यान से देखो, एक यौगिक है जिसमें ए बी के साथ मिला हुआ है, ठीक है, और वो अभिक्रिया किसके साथ कर रहा है भाई, सी और डी के साथ कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने यहां पर लिख दिया ए बी, और ए बी की हमने अभिक्रिया किसके साथ कराई स्टूडेंट्स, तो भाई सी डी के साथ कराई। तो सी डी के साथ जब हमने अभिक्रिया कराई तो क्या हो गया, देखो अब ए ने देखा कि वो ज्यादा स्थिर है किसके साथ में, डी के साथ में, और बी ने देखा कि वो ज्यादा स्थिर है सी के साथ में। तो इसमें क्या हुआ, देखिए अब इसमें ए जो है वो डी के साथ मिल गया और बी जो है वो सी के साथ मिल गया स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गई? तो इस बार विस्थापन कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। कैसे हुआ, तो ध्यान से देखो, यहां से बी निकला और वहां से सी निकला, 2 चीजें बाहर निकली, तो ये हो गई आपकी विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गई आपकी विस्थापन अभिक्रिया। अब इसका एक ऐसा हम एग्जांपल लेने वाले हैं जो इसके बाद वाले चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, वहां बेस्ट एग्जांपल होता है ये समझाने के लिए कि कैसे अम्ल और क्षार मिलकर उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो करते हैं। तो अब देखो 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 क्या किया गया भाई, एक तरफ लिया गया HCl, इस HCl की अभिक्रिया किससे कराई गई, तो NaOH से कराई गई। जब इससे कराई गई तो क्या मिला आपको, तो आपको मिला H2O, और साथ में क्या मिला भाई, तो आपको मिला, रुक जाओ पहले हम लिख लेते हैं लवण, ठीक है, तो आपको मिला NaCl, और कौन सी चीज मिली, तो आपको मिला H2O। कहानी समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो, तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ अम्ल। अच्छा ये क्या हुआ इस तरफ वाला, तो भाई ये हो गया क्षार। अच्छा ये क्या मिला, तो आपको मिला लवण, जिसको आप नमक भी कहते हो, और साथ में क्या मिला, तो भाई साथ में आपको मिला जल। कहानी समझ में आ गई? अब इसमें हुआ क्या, ध्यान से देखिए क्या हुआ यहां पर। देखो जब कभी भी आपको इस प्रकार की अभिक्रिया मिले तो इसमें आपने देखा कि आपका जो सोडियम है, सोडियम वहां से निकला और किसके साथ कनेक्ट हो गया भाई, Cl के साथ कनेक्ट हो गया, तो उसने बना लिया NaCl। सोडियम निकला और उसने क्लोरीन के साथ कनेक्ट होकर क्या बना लिया भाई, NaCl बना लिया, ठीक है। अब यहां पर कौन बच गया, हाइड्रोजन बच गया, वहां पर कौन बच गया, OH बच गया। मतलब ये कुछ इस तरीके से दिखने लगा, H और OH, पर यदि हम इसको मिलाकर देखेंगे तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, भाई H2O होगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? पक्का जी। चलिए तो ये हो गया आपका HCl और NaOH को जब आपने मिलाया तो सोडियम और क्लोरीन जो थे अब वो आपस में कनेक्ट हो गए और आपका वहां से बच गया हाइड्रोजन, यहां से बच गया OH, दोनों को मिलाया तो आपको मिल गया जल, यानी कि H2O। तो क्या इसमें द्विविस्थापन हुआ? बिल्कुल हुआ, इसमें द्विविस्थापन बिल्कुल हुआ। तो द्विविस्थापन जो है वो किसके बीच में होता है, यौगिकों के बीच में होता है। विस्थापन जो है वो किसके बीच में होता है, तो परमाणु और यौगिक के बीच में होता है। बात समझ में आ रही है? तो अब एक काम करते हैं, हम जल्दी से ये देख लेते हैं। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया हमने देख ली है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने समझ लिया है। अब आ जाते हैं इसकी परिभाषा पे, ठीक है। तो द्विविस्थापन की परिभाषा क्या होगी स्टूडेंट्स, कि 2 यौगिकों के बीच में, 2 अलग अलग यौगिकों के बीच में जब तत्वों का, परमाणुओं का परस्पर क्या होता है, विस्थापन होता है, तो हम उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ गई? इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और अब हम एक काम करेंगे, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बीच में अंतर देख लेते हैं, तो एक क्वेश्चन की भी तैयारी हो जाएगी और एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो देखो कर लिया नोट, एकदम आसान। चलिए
तो अब जल्दी से हम देख लेते हैं भाई कि द्विविस्थापन और विस्थापन के बीच में बेसिकली क्या अंतर होगा। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए देखिए, एक तरफ क्या करते हैं तो स्टूडेंट्स, एक तरफ हम करते हैं विस्थापन, 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 ध्यान से देखो, विस्थापन, बात समझ में आ रही है। और एक तरफ हम क्या करेंगे भाई, द्विविस्थापन करेंगे। तो एक तरफ हो गया विस्थापन और एक तरफ क्या हो गया, लाइन सीधी नहीं है क्या, सीधी लाइन बनाएंगे, है ना, यहां से बना लेते हैं। ऑलमोस्ट ठीक। अब देखो ध्यान से, यहां से कहानी होती है शुरू। विस्थापन है और कौन सी चीज है, द्विविस्थापन है। अब विस्थापन में क्या होगा वो देखना आप लोग, ठीक है। विस्थापन में ये होगा, ए जो रहेगा उसको आप मिलाओगे बी और सी के साथ में, तो आपको क्या मिलेगा भाई, तो आपको जो चीज मिलेगी वो होगा, देखो देखो देखो, ये था आपका ए, तो आपको मिलेगा ए किसके साथ में, बी के साथ में, और बाहर क्या आ जाएगा भाई, तो सी बाहर आ जाएगा। ए बी के साथ मिल जाएगा, एक मिनट, और बाहर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बात समझ में आई। अच्छा, तो एक चीज क्या कंफर्म हो गई इसमें, एक चीज कंफर्म हो गई स्टूडेंट्स की, जो ए है आपका वो क्या रहेगा, तत्व रहेगा, और जो बी सी है वो क्या रहेगा, तो भाई वो यौगिक रहेगा, वो क्या रहेगा, यौगिक रहेगा। अब मिलने के बाद क्या होगा, फिर से आपको मिलेगा यौगिक, ठीक है, पर इस बार परमाणु जो है तत्व बदल जाएंगे, और ये जो चीज है ये क्या होगी, आपकी तत्व होगी। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये कैसा तत्व था, तो भाई ये था अधिक क्रियाशील। ये कैसा था स्टूडेंट्स, ये था आपका अधिक 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 क्रियाशील, ठीक है, ये था आपका अधिक क्रियाशील। और ये तत्व जो बाहर निकला है ये कैसा था, कम क्रियाशील। कहानी समझ में आ गई। तो ये था आपका कम क्रियाशील। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है ना। ध्यान से देखिए, तो भाई तत्व है वहां पर भी तत्व है, यौगिक है, यौगिक है। तो विस्थापन अभिक्रिया जो होती है वो हमेशा किसके बीच में होती है, तत्व और यौगिक के बीच में होती है। हमेशा किसके बीच में होगी, तत्व और यौगिक के बीच में होगी। द्विविस्थापन क्या है, जिसको आप उभय विस्थापन भी कहते हो। ध्यान से देखना, तो ये क्या है भाई, तो ये भी समझ लेते हैं हम लोग। द्विविस्थापन या उभय विस्थापन क्या है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। ध्यान से देखो भाई, आपने कहा ए और बी जो है वो मिल रहा है सी और डी के साथ में, और क्या हुआ, यहां पर आपका जो ए है मिल गया सी के साथ में, बी मिल गया आपका डी के साथ में। तो भाई विस्थापन कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन बोलेंगे। बात समझ में आ गई, एकदम आसान है। अब ये कैसे होगा, तो ध्यान से देखो, कॉमन सेंस ये कहता है स्टूडेंट्स कि ये जो है ये भी कैसा है भाई, यौगिक है। ये कैसा है, तो ये भी यौगिक है, ये भी कैसा है, यौगिक है, और ये दोनों जो हैं वो भी कैसे हैं, आपके यौगिक हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है वो किसके बीच में होती है, यौगिकों के बीच में होती है। विस्थापन अभिक्रिया जो है वो किसके बीच में होती है, तत्व जो कि क्रियाशील ज्यादा है, और यौगिक जिसके अंदर एक ऐसा तत्व है जो कि कम क्रियाशील है, उसके बीच में होती है। बात समझ में आ गई, एकदम आसान वाली बात है। तो इस तरीके से आप अंतर बता सकते हैं और अंतर बना भी सकते हैं विस्थापन और स्टूडेंट्स द्विविस्थापन के बीच में। क्या कहते हो, कुछ कहानी समझ में आई आपके? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। तो भाई विस्थापन देख लिया, और कौन सी चीज देख ली, द्विविस्थापन अभिक्रिया देख ली। ठीक है, चलो और कोई उदाहरण, दोनों के बीच में और कोई अंतर हो सकता है क्या, तो और कोई अंतर हो सकता है क्या, हाँ, हम दोनों की परिभाषा लिख सकते हैं और दोनों के एक उदाहरण दे सकते हैं। तो उदाहरण देते हैं, ध्यान से देखो। अब भाई यहां पर लिखा हुआ है आपका, देखो, कलर चेंज, कलर चेंज, देखो, तो ये हो गया आपका के, ठीक है, पोटेशियम, और यहां पर हो गया भाई NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम की रिएक्टिविटी सोडियम से ज्यादा होती है, इसलिए आपको मिलेगा KNO3 और साथ में क्या मिलेगा भाई, Na। बात समझ में आ गई। और यहां पर आप एक उदाहरण कौन सा ले सकते हो, तो अभी हम लोगों ने उदाहरण लिया था, हम एक और ले लेते हैं। चलो ये वाला बेस्ट है। HCl के साथ आपने मिलाया किसको, तो आपने मिलाया आपके NaOH को।
ये बेस्ट एग्जांपल लगता है मुझे, क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया। इसमें एक प्रबल अम्ल आ गया, एक प्रबल क्षार आ गया, इसमें जल आ गया, और एक हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आ गया लवण भी इसमें आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा, ये होता है यौगिकों के बीच में, और विस्थापन अभिक्रिया होती है आपके तत्व और यौगिक के बीच में, जिसमें जो तत्व रहेगा उसकी सक्रियता कैसी होनी चाहिए भाई? ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इसको भी बढ़िया तरीके से नोट कर लो, और मैं आपको लेकर चल रहा हूं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे और इसको बढ़िया तरीके से नोट करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, चलो। तो स्टूडेंट्स ये बताओ भाई, हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा था? पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आपका जो अभिक्रियाएं होती हैं, संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं, वो क्या होती हैं? अभी हमने क्या समझा? अभी हमने समझा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, और दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो आपको क्या करना है, जिन उदाहरणों को मैंने यहां पर नहीं लिया है विस्थापन अभिक्रिया के लिए और द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए, आपको उन उदाहरण को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है हम आसानी से हमारे सब प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उसको क्या कर सकते हैं भाई? कनेक्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसके बाद वाला जो पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि इसी प्रकार की अभिक्रिया के बारे में, जिसको हम कहते हैं अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अपचयन, उपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया वाली जो वीडियो है उसमें हम कौन सी चीजों को कवर करने वाले हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। वो जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा गूगल पे। जैसे ये वीडियो आपको कहां पर मिला था? यूट्यूब पे, गूगल पे। वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा भाई? आपको जाना पड़ेगा गूगल पे, और वहां पर आपको सर्च करना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन्स। तो आप ये देखेंगे कि आपके सामने पूरा का पूरा क्वालिटी एजुकेशन का जो कंटेंट होगा वो आपके सामने होगा, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मतलब ये कि आप वहां पर किसी भी मीडियम के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, अलग अलग प्रकार की जो आपकी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए वहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आप कक्षा 10वीं की हिंदी मीडियम के लिए वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आपके पास सारे लेक्चर जो हैं दे आर प्रिपेयर्ड हियर। बात समझ में आ रही है? अब कर लेते हैं हम लोग केमिस्ट्री की बातें। तो केमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर जाकर एक सिर्फ क्लिक करना है। उससे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? तो उससे ये होगा कि आपके सामने आपका जो पूरा फुल कोर्स मटेरियल है वो आ जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब सारे के सारे टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट वीडियो, जिसमें आज हमने कौन सी चीजों के बारे में देखा था, ये जो हमारी अभिक्रियाएं होती हैं उसके प्रकार के बारे में। इसी तरीके से सभी टॉपिक वाइज वीडियोस वहां पर अवेलेबल हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन अवेलेबल है, एमसीक्यू क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। मतलब वो सारी चीजें जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना है? आपको एक छोटा सा क्लिक करना है अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए वहां पर। ठीक है, अब जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे क्या होगा भाई? कुछ इस तरीके से आपका सिलेबस जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब यह है कि यदि आपको कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 6वीं से लेकर, इससे बनाएंगे आज, कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक आपको यदि क्वालिटी कंटेंट के साथ में ऑनलाइन एजुकेशन चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। तो आप कहां पर एक्सेस करेंगे भाई? आप एक्सेस करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे। ठीक है, तो मैं अगली कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ आपसे जल्द ही मिलने वाला हूं। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।